देखो, टॉपिक है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड वॉलंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक क्या बात करता है, क्योंकि कंपनी है वो अपना अकाउंट्स को एक पूरा बना चुका, उसको दोबारा रीओपन करना चाहता है पिछले कोई साल का, और उसको रिवाइज भी करना चाहता है। तो देखो, पहले तो बोला ये अलाउड नहीं है, कंपनी शैल नॉट रीओपन इट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट रिकास्ट यानी रिवाइज इट अनलेस वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले एप्लीकेशन करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला है तुमको, या तुमको सेबी बोला है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी बोला है, ये लोग अगर कोई बोल रहे हैं तो तुम अपने अकाउंट्स को वापस ओपन भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करो 2021-22 का, अभी चल रहा है 25-26, हाँ हम 21-22 के अकाउंट को वापस ओपन करके चेंज करना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला है, सेबी बोला है, या अदर कोई रेगुलेटरी बॉडी बोला है, या कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इससे कनेक्टेड है। जैसे मान लो तुम बैंक है तो आरबीआई बोला है, तुम इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए बोला है, तुम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिक लॉ बोला है, तो खोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज नॉट अलाउड। ठीक है। हाँ रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज परमिटेड इफ एन ऑर्डर टू मेड बाय कोर्ट। अच्छा, फिर तुमको कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये लोग बोला तुम करो, लेकिन कोर्ट से पहले अप्रूवल लो, उनको रीजन दो कि तुमको कोई फ्रॉड लग रहा है उस टाइम, या तुमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसके लिए हमको रिवाइज करना है। पहले अप्रूवल लो, रीजन दो। ठीक है। तुम्हारे से हाँ कनेक्टेड जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करो कि हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, फिर रिवाइज करके जो तुम करोगे वही फाइनल माना जाए। ठीक है। हाँ सर 8 साल पुराना डेटा को रिवाइज करने नहीं बोल सकता, हालांकि अगर चाहे तो सिर्फ एक जन को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि 8 साल पहले का बुक्स तो रखना भी कंपल्सरी नहीं है ना। हाँ सर लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बोला है, उसके अलावा कोई और के बोलने में तुम 8 साल से पुराना डेटा रिवाइज नहीं करो, मतलब इनकम टैक्स बोले, कोई भी बोले, तुम नहीं करो। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, ऑब्वियस बात है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कुछ भी करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ इंडिया में तुमको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के कुछ लॉ होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है। ये खाली आईसीएआई नहीं बना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का पावर एनएफआरए को है, एंड इनके साथ मिलकर करता है ये लोग आईसीएआई के साथ में। तो इंडिया में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोल के एक डिपार्टमेंट है। ठीक। हाँ वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मिलके अकाउंटिंग रूल बना। ठीक है। हाँ लेकिन ये दोनों को ही अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करता है एनएफआरए को, और इसके साथ आईसीएआई इंस्टीट्यूट भी मिलके, ये लोग मिलके बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं कौन कौन से एरिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी रिक्वायरमेंट है नया। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बोलता है ठीक आप लोग बना के लाओ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेक करता है, अप्रूवल देता है, तब वो एप्लीकेबल होता है। तो बनाते ये लोग एनएफआरए और आईसीएआई, इनको परमिशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वापस चेक भी सेंट्रल गवर्नमेंट करके अप्रूवल करता है। ठीक है। हाँ अब आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। हम तुमको कल भी एक बात बोला था देवराज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, Clear? अकाउंट स्टेटमेंट, पीएल, कैश फ्लो और नोट्स, कुछ रेशियोज, और इसके अलावा शेयर होल्डर
शेयर मीटिंग। होल्डर स्टेटमेंट। हाँ, शेयर होल्डर स्टेटमेंट। इनके अलावा जो बोर्ड रिपोर्ट पूरा रिपोर्ट जो जाता है ना शेयर होल्डर को, हाँ। तो ये तो जाता ही है, इसके साथ दो चीज और टॉप में अटैच्ड होते हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये पूरा अकाउंट्स पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलना चाहते हैं। और दूसरा है ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर भी क्या ओपिनियन दे रहा है वो भी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट और ये सब डॉक्यूमेंट एक फाइल में एक साथ अटैच होता है, एक फाइल बनता है इनका पूरा, और फिर ये जाता है शेयर होल्डर के पास। ठीक है। अब यहां पे बोला पावर ऑफ डायरेक्टर टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डेलीगेटेड टू अ कमिटी। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल देने का पावर किसी कमिटी को दे सकता है जो डायरेक्टर लोग का होता है, या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुद ही करना पड़ेगा, कोई कमिटी ये काम नहीं करे? क्या लगता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही करना पड़ेगा। वेरी गुड सर। कमिटी बना सकते हो चेक करने के लिए, कमिटी बना सकते हो इसको प्रिपेयर करने के लिए, हाँ। लेकिन फाइनली इसको मानना है, अप्रूवल देना है, ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ये डेलीगेट ट्रांसफर नहीं हो। यहां लिखा कैन नॉट डेलीगेट द पावर। अप्रूवल का पावर डेलीगेट नहीं होता, बनाने का, काम करने का पावर ये डेलीगेट हो सकता है, चेक करने का पावर डेलीगेट हो सकता है, बट फाइनल अप्रूवल ओके तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट बोला तो डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ आयुष लिमिटेड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2015 डेटेड 15 मई 2015, वेयर इज द ऑडिटर रिपोर्ट फॉर द सेम पीरियड डेटेड 16 मई। इज दिस ऑर्डर 31 मार्च का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कब बना है, उस पर डेट क्या लिखा हुआ है, 15 मई, और शेयर होल्डर ऑडिटर इस पे अप्रूवल कब दिया है, 16 मई। तो क्या ये ठीक है, या दोनों का एक ही डेट होना चाहिए? नहीं, 16 में। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट आ रहा है ना, बोर्ड रिपोर्ट, हाँ। वो 15 मई को है, हाँ। ऑडिटर अपना जो रिपोर्ट दे रहा है वो 16 मई को है। ठीक है। नहीं, पहले ऑडिटर रिपोर्ट होगा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बात बोले देवराज, ऑडिटर हाँ, चेक समझ किया, गया। ऑडिटर अपना ओपिनियन ही नहीं दिया, तो बोर्ड अपना ओपिनियन कैसे दे दी? हाँ, हाँ, हाँ। ऑडिटर का ओपिनियन को पढ़ के उस पर कमेंट करेगा ना बोर्ड, तो कि ऑडिटर ये बात ठीक बोला है या ये बात Yes. गलत बोला है। तो पहले ऑडिटर रिपोर्ट होगा, उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पे डेटिंग ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट अर्लियर देन ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट इन ऑर्डर। ठीक है ना? और रीजन भाई, क्योंकि सर पहले ऑडिटर उसको अप्रूवल देगा तब बोर्ड उस पर अपना कमेंट दे सकता। ठीक है। नेक्स्ट बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अप्रूवल एंड साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट। बैलेंस शीट पीएल साइन कौन करेगा बोर्ड के बिहाफ में? अरे बोर्ड तो बहुत सारे लोगों का है ना, मेरे बोर्ड में 12 डायरेक्टर है, तो 12 लोग साइन करे अकाउंट्स पे? नहीं ना। नहीं सर। तो बोला गया बोर्ड के बिहाफ में या तो चेयरमैन साइन करे, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, मतलब एमडी। पहले बोर्ड हाँ। एमडी को ऑथराइज करेगा मीटिंग बुला के कि एमडी साइन कर सकता है, चेयरमैन साइन कर सकता है। और अगर कंपनी का चेयरपर्सन नहीं कर रहा है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उनमें से एक एमडी हो, अगर तुम्हारी कंपनी में एमडी है तो या तो चेयरपर्सन साइन करे बोर्ड के ब्याज में, या फिर अगर एमडी है तुम्हारे यहाँ तो 2 डायरेक्टर साइन करे जिनमें से एक एमडी होना चाहिए। एंड उनके अलावा कौन साइन करेगा? सीईओ, सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग भी साइन करें। तो या तो चेयरमैन ही कर दे, नहीं तो फिर ये सेकंड वाला केस पूरा। और अगर मेरा ओपीसी है तो अरे सर एक ही तो डायरेक्टर है भाई सर। ठीक है। हाँ। एडोरेबल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ओन विद बोर्ड ऑफ 5 डायरेक्टर एंड 1 एमडी। 5 डायरेक्टर, एक एमडी है।
कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करके रखा है। बताओ बैलेंस शीट पीएल 31 मार्च 2015 का किसके सिग्नेचर से ऑथेंटिकेटेड माना जाए? कंपनी क्या किया, एक डायरेक्टर का और एक सीएस का साइन करवा लिया। क्या ये सही है? बोलो। डायरेक्टर सीएस का साइन क्या? एक चेयरमैन? डायरेक्टर और एक सीएस का नहीं होगा। नहीं होगा सर, या तो चेयरमैन साइन करे नहीं तो हाँ। दो डायरेक्टर साइन करे, एक नहीं। हाँ, उन दो में से हाँ। एक एमडी हो या फिर दोनों एमडी नहीं हो चलेगा। हाँ, उनके अलावा एंड फिर सीएस, सीएफओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन कर दे चलेगा। पर यहां क्या हुआ कंपनी में एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन किए, ये तो गलत है। हाँ। तो अगर चेयरपर्सन है तो वो साइन करे, नहीं तो वन डायरेक्टर और एक एमडी साइन करे, फिर एक सीएस करे चले। तो यहाँ पे जो कंपनी किया है वो नॉट कंप्लाइड, रूल फॉलो नहीं किया तुम। क्लियर है? हाँ, एक सर। बोला रितेश वॉज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस का पोस्ट है उसका, ऑफ लिस्टेड कंपनी। ड्यूरिंग द मीटिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर he represented that since the CFO, who is a chartered accountant, has already finalized the financial statement, he and as the board of directors doesn't have any responsibility in so far. तो वो क्या हो रहा है? रितेश डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है, हाँ। वो साइन किया और स्टैट्यूटरी ऑडिटर साइन किया, और ये जो डायरेक्टर है ये खुद ही सीएफओ है, मतलब ये डायरेक्टर भी है सीएफओ भी है, CFO भी है। और एक ऑडिटर तो साइन किया ही है। हाँ। नहीं, ये जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर ये सीएफओ है। ये बोलो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सीएफओ, तो रितेश साइन किया है और एक सीए हाँ। साइन किया है, तो खुद सीएफओ भी है। बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और कुछ करने का जरूरत ही नहीं। क्या ये बात ठीक है? क्या लग रहा है? सर कंफ्यूजन हो गया, एक बार क्लियर। रितेश एक डायरेक्टर है, हाँ। मीटिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो खुद सीएफओ भी है कंपनी का हाँ। और सीए भी है, वो साइन कर दिया और रितेश साइन कर दिया। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं सर, और एक डायरेक्टर को तो साइन करना पड़ेगा। वो भी है, प्लस एक बात हमेशा ध्यान रख लो, कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से मेंटेन हुआ है या नहीं, ये देखने का हाँ। जिम्मेदारी एमडी का भी है, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ या फिर कोई भी आदमी जिसको इसका जिम्मेदारी दिया गया, सबका जिम्मेदारी है। दो लोग के साइन कर देने से वही लोग जिम्मेदार होंगे, बाकी लोग नहीं, ये गलत बात है। जिम्मेदारी सबका है, कल को गलती मिला तो सब जिम्मेदार होंगे। हाँ। अप्रूवल का पावर तुम ठीक बोला, साइन करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, उनमें अगर एक चेयरपर्सन हो या फिर दो डायरेक्टर साइन कर दो। यही बात यहां दोबारा लिखा, ओपीसी है तो एक डायरेक्टर साइन करे, ठीक है? हाँ। हाँ। तो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जिम्मेदारी हमेशा रहेगा। अरे साइन दो लोग कर दिया बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कुछ देखना ही नहीं है। एक कंपनी में 10 लोग हो सकते हैं, साइन सब नहीं करते, पर जिम्मेदारी तो 10 का सबका होगा ना। हाँ। नेक्स्ट बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि अकाउंट्स में जो भी लिखा गया वो लोग चेक किए और वो लोग उसका जिम्मेदारी लेते हैं, ताकि कल को कोई गड़बड़ी मिले तो कोई डायरेक्टर ये नहीं बोल पाए हम तो देखा नहीं था, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि डायरेक्टर को एक स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा कि जो कुछ अकाउंट्स में है वो सब ट्रू एंड फेयर है, वो सब कुछ चेक किया है, कल को कुछ भी गड़बड़ मिले तो उसका जिम्मेदारी होगा, नहीं होगा। ओ देवराज, डायरेक्टर्स हमेशा जिम्मेदार होंगे। हाँ। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरा काम नहीं था, हम नहीं देखा। डायरेक्टर ये बात बोल के बच नहीं सकते।
ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे डायरेक्टर को ये स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा कि सारा अकाउंट्स वो प्रॉपरली फॉलो किया है, कोई भी गड़बड़ उसको नहीं मिला है, अकाउंट सारा ट्रू एंड फेयर है, सब कुछ सही सही लिखा गया है, वो प्रॉपर केयर से ध्यान देके अकाउंट को चेक किया है, और डायरेक्टर लोग हर चीज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। ये हाँ। बात उसको एक स्टेटमेंट में लिख के देना पड़ेगा। ये सब बातों को नोट डाउन करना पड़ेगा। सारा रूल कंप्लाई हुआ है। देख, तुम बोल सकते हैं सर हर डायरेक्टर तो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना रूल्स को उसको कैसे पता होगा ठीक है कि नहीं, तो कोई आदमी का मदद लेके चेक करवाए कि सब ठीक है। तो भाई तुम डायरेक्टर हो, तुम कल को ये नहीं बोल सकते हमको नहीं पता क्या हुआ। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट भी ज्ञानबाजी का क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम शेयर होल्डर है कंपनी का, ऑडिटर जो ऑडिट करके जो सबमिट किया है उसका कॉपी तुमको भी मिलने का हक है। तो जनरल मीटिंग के पहले, एजीएम के पहले सारे मेंबर्स को, ट्रस्टीज को, और इसके अलावा जिनको जिनको मीटिंग में आना है सबको ऑडिटर द्वारा बनाया गया एक कॉपी जाना चाहिए अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें तुमको बोला था बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट और पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीएल, वो सब होना चाहिए। तो एवरी मेंबर को ये राइट है कि एजीएम के पहले उनको ये मिले। कंपनी का नोटिस मिलेगा ना मीटिंग का 21 दिन पहले मीटिंग अटेंड करने का, उसके साथ इनका भी कॉपी मिले। ठीक है। हाँ सर। ताकि वो लोग पढ़ के आए, उनको कुछ गड़बड़ मिले तो वो लोग पूछ सके, कुछ चेंजेस करवाना हो तो बोल सके, ऑडिटर का एक्सप्लेनेशन मांग सके कि ये टॉपिक ऐसा क्यों है। फिर क्लियर होगा तभी शेयर होल्डर उसको अप्रूवल देगा एजीएम में, अड्डा का पहला ये। ठीक है। हाँ सर। और ये जो नोटिस मिलेगा मीटिंग अटेंड करने का 21 दिन पहले, उसके साथ ये कॉपी मिलना चाहिए। अब नीचे बोला यहां बोला है क्या 21 दिन पहले भी, 21 दिन से कम टाइम का भी नोटिस मिल सकता है? हाँ, वही हो गया 95% शेयर होल्डर रेडी है तो, है ना। हाँ सर। अगला क्वेश्चन काम का है, द टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द डेट ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब अकाउंट्स को अप्रूवल देगा और उसके कितना दिन बाद एजीएम हो जाना चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। हाँ। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल देने के कितना दिन बाद एजीएम होगा, कितना दिन के अंदर अंदर एजीएम होना चाहिए। सिंपल रूल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल दे अकाउंट्स को, फिर वो शेयर होल्डर को नोटिस जाए 21 दिन का एजीएम बुलाने का, और उस एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे। ठीक है। हाँ। और ये किसको किसको ये कॉपी जाना चाहिए अभी ऊपर पढ़े थे, ऑल मेंबर, ट्रस्टी, या फिर जो जो आदमी को मीटिंग अटेंड करना है वो सब। ऊपर वाला ये आंसर को रिपीट मारा है बेटा। ठीक है। ओके सर। हाँ। ऊपर वाला आंसर भी यही था कि किसको किसको नोटिस जाना चाहिए, और ये अकाउंट्स का कॉपी भी किसको जाना चाहिए। तो सारे मेंबर्स को जाना चाहिए, ट्रस्टीज को जाना चाहिए, और जिनको भी मीटिंग अटेंड करना है वो सबको 21 दिन पहले नोटिस के साथ अकाउंट्स का भी कॉपी जाना चाहिए, ऑडिटेड वाला, ताकि वो लोग भी क्लैरिफाई हो सके। और कितना दिन के अंदर बोर्ड अप्रूवल देगा, उसके कितना दिन में एजीएम होगा, ये सब कोई रूल नहीं है। एजीएम का अपना रूल है ना, कैलेंडर ईयर में एक बार, पिछला एजीएम से 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो, और अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहां से 9 मंथ के अंदर अंदर। नेक्स्ट बोला है, तुमको बोला बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी बना के दो, मतलब नोटिस बना के दो, जिसमें एनुअल रिपोर्ट का कॉपी भी जाएगा साथ में। तो देखो, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द एनुअल रिपोर्ट कंप्राइजिंग द बैलेंस शीट। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा बताइए था, बैलेंस शीट, पीएल, ये लोग एक्सेट्रा लिख दिया, तुम लिख देना बाकी भी नाम।
कैश फ्लो, नोट्स, शेयर होल्डर स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ सर। तो ये सब का कॉपी जाएगा ऑफ द कंपनी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कौन सा ईयर का, और इसको ऑडिटर फाइनलाइज कर चुका है और आरओसी को सबमिट हो चुका है। ये बात तुम पहला लिखा। अब लिखा रिजॉल्व फर्दर दैट, तुम्हारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा डिटेल भी है, तो कृपया आप लोग पढ़ के आए और तब अपना अप्रूवल दें। डायरेक्टर लोग ऑलरेडी अप्रूवल दे चुका है, तो शेयर होल्डर लोग को नोटिस जा रहा है कि कंपनी का अकाउंट बना है, उसको ऑडिटर अप्रूवल दे चुका है, डायरेक्टर लोग अप्रूवल दे चुके हैं, आप लोग को कॉपी भेज दिया जा रहा है, कृपया एजीएम में आए और उसको अप्रूवल करें। हाँ नेक्स्ट बोला एबीसी इज अ लिस्टेड कंपनी और उसका फाइनेंशियल रिजल्ट अबाउट टू डिस्कस अप्रूवल ऑफ द बोर्ड मीटिंग। एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल हो चुका है। बोर्ड मीटिंग कब हुआ था? 20 जुलाई को। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अलग अलग क्वेश्चन का आंसर करो। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ बोर्ड डिस्कस इन एजीएम। देखो सिंपल बात समझो, 31 मार्च खत्म हुआ, ऑडिटर आया, ऑडिट 2-3 महीना चेक किया, वो अपना पूरा रिपोर्ट बना के दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट को मीटिंग में रखा, बोर्ड मीटिंग में, और उसको अप्रूवल दे दिया, और फिर शेयर होल्डर को भेजा, बोला आइए मीटिंग अटेंड करने और आप लोग इसको अप्रूवल दीजिए। समझ में आया बात? हाँ सर। लेकिन अब यहां बोल रहे हैं क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए तुमसे पूछ रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को खबर करने का क्या रूल है, शेयर होल्डर को सर्कुलेट करने का क्या रूल है ऑनलाइन फॉर्मेट में, और फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा अगर वो सब्सिडियरी कंपनी का है तो अलग टॉपिक है एकदम। तो पहला आया स्टॉक एक्सचेंज को खबर करने के बाद एटलीस्ट 5 days बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के 5 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को ये रिपोर्ट चला जाना चाहिए पहले, क्योंकि देख तेरा बोर्ड अप्रूवल दे दिया फिर तो शेयर होल्डर के पास चला जाएगा ना। हाँ उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज अगर कोई बात पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो फिर वो ठीक कैसे किया जाएगा? तो पहले 5 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को भेजो अगर तुम लिस्टेड कंपनी है तो। स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल देगा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुलाओ और बोर्ड में उसको अप्रूवल करो, ठीक है। हाँ। अब बोला शेयर होल्डर को कैसे सर्कुलेट करना है, तो उसका रूल क्या बोला? बोला अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी है तो तुम विच हैव नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, तो तुम ऑनलाइन फॉर्मेट में भी शेयर होल्डर को भेज सकते हो। अगर तुम ऐसा लिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो तुम फिजिकल कॉपी मत भेजो शेयर होल्डर को, ऑनलाइन कॉपी भेज दो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड कॉपी, हाँ ठीक है। हाँ सर। और आखिरी बात पूछा था सब्सिडियरी कंपनी का बुक्स का क्या होगा, तो यहां बोला एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ सब्सिडियरीज कंपनी शेल प्रिपेयर सीबीएस, बोला था ना कंसोलिडेटेड बनाएगा, याद है? होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी। हाँ। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? साउंड आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हाँ तो हम बोले याद है होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी। हाँ। तो होल्डिंग कंपनी को अपने वेबसाइट पे अपने सब्सिडियरी का भी बुक्स डालना पड़ेगा। हाँ तो ये भी और एक अकाउंट्स बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड वो तो बैलेंस शीट। बनाएगा ही, सब्सिडियरी का भी Consolidated पीडीएफ कॉपी हाँ। अपने वेबसाइट पे डाल देगा, वो देखना हो तो वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ तो ये 3 अलग बात थी, ये लिस्टेड कंपनी के लिए थी कि सेबी को 5 दिन पहले बताओ बोर्ड मीटिंग के, शेयर होल्डर को तुम ऑनलाइन कॉपी भी दे सकते हो और सब्सिडियरी का बुक्स भी अपने वेबसाइट पे डालो। अब आता है आरओसी को सबमिट कैसे करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो तुम्हारा जिस दिन एजीएम हो गया शेयर होल्डर अप्रूवल दे देगा एजीएम में, उसके 30 डेज के अंदर अंदर तुमको आरओसी को फॉर्म AOC 4 FCFS, अगर तुम्हारा CFS है कंसोलिडेटेड वाला है तो ये वाला फॉर्म,
और तुम्हारा अकेले का बैलेंस शीट है तो ये वाला फॉर्म फिलअप कर दोगे आरओसी को कितना दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। हाँ कुछ कंपनी का, अगर कुछ कंपनी ऐसी है जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल अलग बना रखा है, उनको बोलते हैं एक्सबीआरएल फॉर्मेट है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट, उसमें तुमको अपना आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। देखो आरओसी को सबमिट करने का दो तरीका है, आरओसी की वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो कंपनी का आईडी पासवर्ड देके, और वहां पर हाँ बैलेंस शीट एक फॉर्मेट होता है AOC4, उसको खोलो, उसमें बाकी इन्फो भरो, नीचे पीडीएफ अटैच करने का जगह है, वहां पर कंपनी का बैलेंस शीट पीएल अटैच कर दो जो ऑडिट हुआ है, जो शेयर होल्डर अप्रूवल दे चुका है एजीएम के बाद 30 डेज के अंदर। ठीक है सर, कुछ कंपनियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रखा है कि उनको AOC4 में जाना है, लेकिन नॉर्मल वाला फॉर्मेट नहीं, XBRL का एक फॉर्मेट है, वहां पे डेटा को टाइप करके भरना पड़ता है, पीडीएफ तो अपलोड करना ही है प्लस टाइप करके भी भरना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में फाइल करना पड़ेगा, वो भी 30 डेज के अंदर फ्रॉम एजीएम। ठीक है हाँ तो सब कंपनी को नॉर्मल फिजिकली ऑनलाइन पीडीएफ, कुछ कंपनी को XBRL फॉर्मेट है उसमें, लेकिन खबर करने का टाइमिंग एक ही है, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम। ठीक है हाँ सर। लेकिन तुम अगर 1% कंपनी है तो 30 डेज की जगह तुमको 180 डेज मिला फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, यहाँ 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम। ओपीसी को तो एजीएम बुलाना ही नहीं है ना, अकेला ही तो डायरेक्टर, अकेला ही तो शेयर होल्डर है, उसको 180 डेज दिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च से 180 डेज, मतलब उनके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट हो। ठीक बात। हाँ ये बहुत मजेदार पॉइंट है। अच्छा ये लो, फॉरेन कंपनी के लिए भी, अगर तेरा फॉरेन सब्सिडियरी होल्डिंग है उसके लिए भी सेम रूल है, बस इंग्लिश में सबमिट करना है। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश क्यों बोला बेटा, क्योंकि सर फॉरेन में। कुछ फॉरेन कंट्रीज ऐसा है जहाँ का लैंग्वेज अलग होता है, हाँ तो वहाँ हो सकता है कोई और लैंग्वेज में भी अकाउंट बनाना अलाउड हो, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ना फॉरेन कंट्री में अमेरिका ब्रिटेन यही सब समझते हैं, तो इंग्लिश में बनाते ही है। हाँ तो ऐसा भी कुछ कंपनीज है जहाँ पे इंग्लिश नहीं बनता, तो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंडिया में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है हाँ हाँ, ये मजेदार पॉइंट है। सर आप बोले 30 डेज फ्रॉम एजीएम और उसी को देना है ना। हाँ अगर कोई कंपनी का एजीएम ही टाइम पे नहीं हुआ तो क्या होगा, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था वहां से 30 डेज में फाइल करो बिना साइन वाला भी, क्योंकि देख एजीएम नहीं हुआ मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं हुआ, हाँ तो भी आप उसी को 30 डेज में फाइल करो, फाइन पेनल्टी भी लगेगा, बाद में साइन वाला भी सबमिट करना, बट 30 डेज। देखो जिस दिन एजीएम हुआ या फिर जिस दिन हाँ एजीएम हो जाना चाहिए था एज पर रूल, वहां से 30 डेज में फाइल होना ही पड़ेगा। ठीक है हाँ बाद में अप्रूवल एजीएम जब एक्चुअली हो जाए तो फिर से साइन करके सबमिट करना फाइन पेनल्टी के साथ। बताया ये रूल क्यों बनाया, बहुत सारा कंपनी बदमाशी करेगा, उनको अकाउंट सबमिट नहीं करना, वो एजीएम भी नहीं करेंगे, हाँ लटकाते रहेंगे एजीएम को ताकि मुझसे अकाउंट सबमिट करने का टाइम मिलता है। तो जिस दिन एजीएम हुआ है, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था वहां से 30 डेज में जमा हो जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बोला डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अलॉन्ग विथ अनदर डायरेक्टर वे प्रोसिक्यूटेड अंडर देयर फेलियर टू फाइल रिटर्न। कंपनी का कोई डायरेक्टर लोग हैं, वो लोग को इस बात के लिए पकड़ा गया है कि वो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, एनुअल अकाउंट्स को ऑडिटेड को फाइल नहीं कर रहे। ठीक है हाँ द डायरेक्टर मूव टू द कोर्ट टू क्वेश द प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड बाय द आरओसी। डायरेक्टर कोर्ट में गए हैं कि आरओसी हमारे अगेंस्ट ये सब केस नहीं कर सकता। तुमसे एज ए कंपनी सेक्रेटरी पूछा जा रहा है क्या डायरेक्टर के अगेंस्ट में आरओसी ये केस कर सकता है। कंपनी हाँ कर सकता है।
मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता, यहाँ पढ़ते हैं एक बार। डायरेक्टर को नहीं अलग देना, डायरेक्टर अकाउंटिंग ऑडिट बैलेंस शीट से भी रिक्वायर्ड टू लेट प्रोविजन डायरेक्टर टू नहीं। रूल ये है कि आरओसी पेनल्टी लगा सकता है जितना दिन लेट होगा उसका। प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का केस नहीं कर सकता। जितना डिले होगा उतना दिन का फाइन पेनल्टी लगा आरओसी। ओके सर। डायरेक्टर को पकड़ के जेल में डालने का या केस करने का आरओसी के पास पावर नहीं है। जितना लेट होगा फाइन पेनल्टी लगाओ। फिर भी कोई नहीं सबमिट करे तो उस कंपनी को बंद करवा दो, होता है ना वाइंडिंग अप या जो भी। हाँ सर। डायरेक्टर पे केस करने का पावर आरओसी को नहीं, तो कोर्ट उस केस को रिजेक्ट कर दिया आरओसी का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूडेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज एंगेज इन द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। एक कंपनी है वो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है। कंपनी वॉज नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, बट इज ए सब्सिडियरी ऑफ रिलायबल जनरल इंश्योरेंस। एक दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सब्सिडियरी है और वो कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो एक कंपनी है जिसका इंश्योरेंस का बिजनेस है, वो खुद लिस्टेड नहीं है, बट वो खुद हाँ। किसी और का सब्सिडियरी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और उस कंपनी का टर्नओवर, मतलब पहले वाले का प्रूडेंट का टर्नओवर 330 करोड़ है। तो बताओ कंपनी को एक्सबीआरएल फाइल करना पड़ेगा या नॉर्मल आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब पहले पढ़ाते हैं कि एक्सबीआरएल किसको किसको फाइल करना है। एक्सबीआरएल है क्या वो समझो ना। आरओसी को इन्फॉर्म करने का दो तरीका है। एक नॉर्मल ऑनलाइन फॉर्म खोलो, उसमें पीडीएफ अटैच करके अपलोड कर दो। हाँ। और एक वहां पे फॉर्मेट है, उसको पूरा फिलअप करके करो सॉफ्टवेयर की तरह। ठीक है। हाँ सर। तो यहां पे यही बोला, यहां पे बोला कुछ कंपनियों को ये कंपलसरी है कि उनको एक्सबीआरएल फाइल करना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना के रखा है। किसको किसको बोला, लिस्टेड कंपनी इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडियरी। कोई भी कंपनी लिस्टेड है या फिर उसका कोई इंडियन सब्सिडियरी कंपनी है, दोनों को एक्सबीआरएल में करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कि इसको भी करना पड़ेगा। तो 4 टाइप की कंपनियां जिसको एसबीआरएल फॉर्मेट में ही आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी और उसका इंडियन सब्सिडियरी कंपनी, या फिर जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको बोल दिया कि इसको तो फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर ये प्रूडेंट खुद तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी का सब्सिडियरी और इंडियन कंपनी है। प्रूडेंट खुद इंडियन कंपनी है, तो यहां कहीं बोला है क्या प्रूडेंट फॉरेन कंपनी? नहीं बोला है, माने प्रूडेंट इंडियन कंपनी है। ठीक। वो किसका सब्सिडियरी? रिलायबल का, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो लिस्टेड का इंडियन सब्सिडियरी को भी एक्सबीआरएल फाइल करना ही पड़ेगा, है ना। समझ में आया बात? हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। बट यहाँ पे बोला है प्रूडेंट कंपनी इंश्योरेंस कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। क्यों भाई? अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पशन दे रखा है, जो भी एनबीएफसी कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी है, इसलिए इनको नहीं करना। ये लोग का इंश्योरेंस का बिजनेस था। तो एसबीआरएल का नॉर्मल रूल, सर लिस्टेड कंपनी और उसका इंडियन सब्सिडियरी कंपनी को फाइल करना पड़ेगा। 5 करोड़ का पेड कैपिटल, 100 करोड़ का टर्नओवर है, या फिर जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिस्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, इनको करना ही पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पशन किसको दिया? एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस बिजनेस,
तो यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस है, इसलिए इसको फाइल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोला एबीसी लिमिटेड हैज नॉट सेटिस्फाइड एनी कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 137 फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, द कंपनी हैज फाइल्ड एक्सबीआरएल टेस्टिमनी। अच्छा, ऊपर का जो कंडीशन है, एक कंपनी है वो चारों ही कंडीशन में फॉल नहीं करता, तो उसको तो एक्सबीआरएल फाइल करना कंपल्सरी नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर। बट वो एक्सबीआरएल फाइल कर दिया, तो जो कंपल्सरी नहीं है वो फाइल करना चाहता है या कर दिया, तो उसको अलाउड ही नहीं है कि वो कर सकते हैं। उसको अलाउ ही नहीं है। नहीं, गलत बात। देखो एक बात समझो, लॉ ये नहीं बोला है किनको किनको करना, बस इनको ही करना, ऐसा नहीं बोला। लॉ बोला जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है उनको तो करना ही है, तो जो इस कंडीशन में फॉल नहीं करता वो करना चाहे तो करे ना, बढ़िया ना। देख, डिटेल रिपोर्टिंग गवर्नमेंट कभी मना करेगा क्या देवराज? नहीं नहीं नहीं। तो यहां भी कैसे मना कर सकते? ठीक है। ओके, हाँ हाँ, लेकिन अब एक मजेदार बात, तुम 1 साल एक्सबीआरएल किया, हाँ अगली साल अब तुम्हारा को लगता है कंडीशन में तो फॉल तो हम करते ही नहीं है, तो छोड़ो ना, एक्सबीआरएल नहीं करेंगे, नॉर्मल कर देते, क्या ये ठीक ओके। है? नहीं नहीं नहीं। नहीं, एक बार एक्सबीआरएल कर दिया तो फिर हमेशा एक्सबीआरएल करना पड़ेगा। तेरे और ऊपर एक बार कंडीशन नॉर्मल एप्लीकेबल कर। नहीं था, तेरे ऊपर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं था, तो क्यों जबरदस्ती एक्सबीआरएल करने गया? अब कर दिया है तो फिर हर साल एक्सबीआरएल ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। सर क्वेश्चन था, बोल। अगर नॉर्मल करे तो हर साल नॉर्मल करना पड़ेगा? देख, नॉर्मल किया, अब अगले साल फिर हाँ चेक करना होगा तुम एक्सबीआरएल के कंडीशन में आते हैं क्या। देख, ओके कंडीशन में आता है तो एक्सबीआरएल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बार एक्सबीआरएल कर दिया तो फिर हमेशा के लिए एक्सबीआरएल ही है। मतलब नेक्स्ट ईयर, मान लो इस बार हम एसबीआरएल के कंडीशन में आता था, हम कर दिया, हाँ फिर नेक्स्ट ईयर हम एसबीआरएल के कंडीशन में नहीं आता है, हाँ, तो भी अब करते रहना पड़ेगा। मतलब एक बार आ गया तो करना ही पड़ेगा। एकदम। अब बोला बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा? कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द डायरेक्टर एंड फाइल विद इन 60 days ऑफ एजीएम। नहीं सर, पहला बात तो साइन करेगा या तो चेयरमैन हाँ या फिर 2 डायरेक्टर, जिनमें से अगर एक एमडी हो तो बढ़िया है, हाँ और इसके अलावा सीएस, सीएफओ या सीईओ, और ये आरओसी को 30 days में फाइल करना फ्रॉम एजीएम। ठीक है। तो यहाँ पे बोला हाँ एनी वन डायरेक्टर, ये भी गलत, और 60 दिन में 31 दिन में फाइल करना है सर आरओसी को। अब एक्सबीआरएल की नॉर्मल वो तुमको तुम्हारा रूल देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। और एजीएम अगर 30 दिन में नहीं हुआ तो, जिस दिन एजीएम होना था उस दिन एजीएम नहीं हुआ तो भी जिस दिन एजीएम होना चाहिए था वहां से 30 days के अंदर। ठीक है। ओके हाँ एक्चुअली देखा जाए तो चैप्टर मेन खत्म, ठीक है, पूरा टॉपिक नहीं आ गया, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रिपोर्ट, ये सब, ओके। ये पूरा पार्ट अलग है। एक बार देखते हैं ये कहां तक जा रहा है। सर हमने इस हाँ एसबीआई में पढ़ा था। ये वही है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वही है। ठीक है, अच्छा।